जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल करेंट अफेयर वाला में। आज है 17 अगस्त और आज जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपके एग्ज़ाम के लिए हो सकते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। आज हम 16 और 17 दोनों अगस्त का करंट डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात, मैंने 15 अगस्त के करंट में यूएनएससी का जो इस्टेब्लिश्ड बताया था, उसको 1949 बता दिया था गलती से। 1945 रहेगा, आप लोग देख लीजिएगा। तो चलते हैं, शुरू करते हैं, अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो अभी रामसर कन्वेंशन में 3 रामसर साइट्स की और घोषणा की गई है भारत की तरफ से। वो 3 रामसर साइट्स कौन कौन है? 2 तमिलनाडु में है और एक एमपी में है। ये 3 रामसर साइट्स की घोषणा की गई है। भारत में 3 और आर्द्र भूमियों को रामसर साइट्स में जगह मिली है। 3 और आर्द्र भूमि का ये जो कन्वेंशन हुआ था, कब हुआ था? 1971 में आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए ईरान का शहर रामसर है, वहाँ पे एक सम्मेलन हुआ था जिसे रामसर कन्वेंशन नाम दिया गया और भारत इसमें 1982 में शामिल हुआ था। 1971 में रामसर कन्वेंशन हुआ था आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए और 1982 में भारत इसमें शामिल हुआ था। कौन कौन से मिले हैं रामसर साइट्स भारत में? नंजरायण पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में मिला है। यह झील एक उथली आर्द्र भूमि है। इसका नाम राजा नंजरायण के नाम पर रखा गया था क्योंकि इसका उन्होंने जीर्णोद्धार और मरम्मत कराया था। पहला ये है नंजरायण पक्षी अभ्यारण्य। दूसरा है इसमें जल आपूर्ति मुख्य रूप से नल्लर नदी द्वारा होती है। नल्लर नदी का पानी जब यहाँ नंजरायण झील में जब जाता है, फिर वहाँ जो आर्द्र भूमि है उसका निर्माण हुआ है। यह आर्द्र भूमि स्थानीय प्रवासी पक्षियों के लिए भोजन और पर्यावास प्रदान करती है। साथ ही यह कृषि के लिए एकमात्र स्रोत है। वहाँ जितने भी लोग हैं उन लोगों के लिए कृषि का एकमात्र स्रोत ये नंजरायण झील ही है, जो ये आर्द्र भूमि घोषित की गई है। दूसरा क्या है? कजुवेली पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु। यह कोरोमंडल तट पर स्थित खारे पानी की एक झील है, उथली झील है। यहाँ पर अत्यधिक क्षीण हो चुके मैंग्रोव वन एविसेनिया प्रजाति के मैंग्रोव जितने भी होते हैं सबके प्रजाति अलग अलग होते हैं, तो वो यहाँ एक एविसेनिया प्रजाति का मैंग्रोव भी पाया जाता है केजुवेली पक्षी अभ्यारण्य में। एग्जाम में पूछ सकता है कि केजुवेली पक्षी अभ्यारण्य पाए जाने वाले मैंग्रोव्स के नाम क्या कौन से हैं, कुछ दे देगा ये उसमें देगा एविसेनिया। तो इस हिसाब से ये प्रवासी पक्षियों के लिए मध्य एशियाई फ्लाईवे में स्थित है। और फिर ये सीएएफ क्या होता है? मध्य एशियाई फ्लाईवे पक्षियों के लिए एक प्रमुख प्रवासी मार्ग है जो आर्कटिक महासागर से हिंद महासागर तक 30 देशों तक फैला हुआ है। जो सीएएफ है, जहाँ से पक्षियाँ उड़ के आती हैं, ऐसे उड़ के आती 30 देशों तक फैला हुआ है। जितने कंट्रीज इन्वॉल्व हैं इस सीएएफ में, 30 कंट्रीज हैं और हिंद महासागर 30 देशों तक फैला हुआ है। भारतीय उपमहाद्वीप सीएएफ का हिस्सा है। भारत में 182 प्रवासी जल पक्षी प्रजातियां और उनमें से 29 जो हैं संकटग्रस्त है, इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं कि कम से कम 279 प्रजाति जो है भारत में पाई जाती है। प्रवासी पक्षियों के साथ साथ भारत में कम से कम 279 प्रजातियां जो हैं पाई जाती हैं। तीसरा क्या है? यही है, देख लीजिए, सीएएफ सेंट्रल एशियन फ्लाईवे। ये भारतीय उपमहाद्वीप जिसका हिस्सा, ये ग्रीन वाला जो पार्ट है, ये पूरे 30 देशों में फैला हुआ है जहाँ से माइग्रेटरी बर्ड उड़ के आती हैं और जाती हैं। ये है 30 देशों से फैला हुआ है। इधर रशिया है, चाइना है, इधर भारतीय उपमहाद्वीप इसका हिस्सा है। देख लीजिए, यही है सेंट्रल एशियन फ्लाईवे। इसी पाथ को प्रीफर करती हैं माइग्रेटरी बर्ड्स। ये जो तीसरा रामसर साइट्स घोषित किया गया है, तीसरे का नाम है तवा जलाशय। ये एमपी में है। यह सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के क्षेत्र में आता है। यह सतपुड़ा और बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य की सीमा पर स्थित है। इसका निर्माण तवा और दिनवा
दिनवा दिनवा दिनवा नदी के संगम पर है। दिनवा नदी। तवा नदी पहाड़ी महादेव पहाड़ी से निकलती है और नर्मदा नदी की बाईं तरफ की सहायक नदी है। बाईं तरफ का मतलब नर्मदा नदी अगर ऐसे निकल रही है तो ये इसकी ये हो गया उसका बाईं तरफ, ये हो गया इसका दाईं तरफ। ये बाईं है, ये दाईं है, तो ये बाईं तरफ की नर्मदा नदी की सहायक नदी है। अब देख लेते हैं आर्द्र भूमियों के बारे में क्या होते हैं। यह जल से संबद्ध भू क्षेत्र होते हैं जिनमें हमेशा जल भरा होता है। यह उथली भूमियां होती हैं। जल भरा रहता है, वहाँ की जमीन थोड़ा उठ जाती है, उथली भूमियां होती हैं वहाँ पानी से। यह रामसर साइट्स में शामिल होने के लिए आर्द्र भूमियों को 9 क्राइटेरिया दिया गया है। 9 क्राइटेरिया में से अगर कोई एक भी पूरा कर लेती हैं तो उन्हें रामसर साइट्स में घोषित कर दिया जाएगा। वर्तमान में भारत में 75 रामसर साइट्स हैं। तमिलनाडु में सबसे अधिक है। यूपी दूसरे नंबर पे है। तमिलनाडु नंबर 1 पे है और उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पे है। तमिलनाडु में आई थिंक 14 पहले थे, 2 अब घोषित कर दिए गए, 16 तमिलनाडु में हो गए, यूपी में तो 10 थे। तो देख लीजिएगा, ये भी फैक्चुअल पूछ लेते हैं। तो ये था रामसर साइट्स के बारे में। तो चलते हैं अपने नए टॉपिक की तरफ। SSLV D3 EOS 08 क्या है ये? इसरो ने भू अवलोकन उपग्रह EOS 08 लॉन्च किया है। किसके द्वारा? SSLV D3 के द्वारा। ये इस सैटेलाइट के द्वारा EOS 08 लॉन्च किया है। EOS क्या है? अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। पृथ्वी की देख रेख के लिए जो भू अवलोकन है, पृथ्वी की देख रेख के लिए ये सैटेलाइट लॉन्च किया गया है EOS 07। इसको लॉन्च किया गया है श्री हरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान SSLV D3 की मदद से, लघु शॉर्ट सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल से। यह उपग्रह पृथ्वी से 475 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाकर निम्न कक्षा में पृथ्वी के चक्कर लगाएगा और इसकी लाइफ 1 साल है। ये पृथ्वी से 400 किलोमीटर ऊपर जाके इसकी निम्न कक्षा में इसे चक्कर लगाएगा। पृथ्वी की अवलोकन के लिए है तो पृथ्वी का ही चक्कर लगाएगा। 475 किलोमीटर जाएगा और जाकर वहाँ पे अवलोकन करेगा। इसकी लाइफ 1 साल है। अब देख लेते हैं EOS मिशन के बारे में। माइक्रो सैटेलाइट के डिज़ाइन और विकास के लिए एक सा परीक्षण किया गया है। माइक्रो सैटेलाइट बस के अनुरूप पेलोड इंस्ट्रूमेंट बनाना EOS का मिशन है और भविष्य के उपग्रह के लिए नई प्रौद्योगिकी शामिल करना, ये इसका EOS का लॉन्च करने का मिशन का उद्देश्य है। अब EOS मिशन के पेलोड्स क्या क्या हैं देख लेते हैं। इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड पेलोड, पहला पेलोड ये है। इसमें क्या होगा? यह पेलोड मिडवे और लॉन्ग वेव इंफ्रारेड बंद में तस्वीर लगा इसे आपदाओं की निगरानी करने और पर्यावरण पर नज़र रखने में मदद मिलेगी। बेसिकली ये क्या करेगी? मिड वेव और लॉन्ग वेव में इंफ्रारेड फोटोज खींचेगी, फोटो लेगी और इसके बाद इस जो तस्वीर होगी इसका ऑब्जर्वेशन किया जाएगा। जो पर्यावरण में क्या चेंजेस हो रहे हैं, आपदा आने वाली है क्या है, उसके बारे में जानकारी मिलेगी। दूसरा पेलोड है ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। यह महासागर के ऊपर बहने वाली हवाओं, मृदा की नमी आदि को मापने के लिए एक रिमोट सेंसिंग का उपयोग करेगी। ये तस्वीर लेगी, ये नमी और हवाओं और महासागर के ऊपर रिमोट सेंसिंग का यूज़ करेगी नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। और तीसरा है SIS UV डेसीमीटर, SIS अल्ट्रावायलेट डेसीमीटर। ये क्या है? जो गगनयान मिशन गया उसके क्रू मॉड्यूल जो हैं उनके ऊपर अल्ट्रावायलेट विकिरण की निगरानी करेगी, उसके बारे में ये जानकारी देगी, ये माप करेगी। डेसीमीटर जो है ये SIS अल्ट्रावायलेट डेसीमीटर जो क्रू मॉड्यूल यूपोर्ट है जो गगनयान मिशन है उसके ऊपर अल्ट्रावायलेट विकिरण की निगरानी करेगी।
तो ये 3 पेलोड्स हैं इसके, इंपॉर्टेंट है तीनों पेलोड्स, याद कर लीजिएगा। इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड पेलोड, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम और तीसरा पेलोड है एसआईएस यूवी डेसीमीटर। ये 3 पेलोड पूछ सकता है कि कौन-कौन पेलोड इसमें लगे हुए हैं। अब पढ़ लेते हैं एसएसएलवी के बारे में। एसएसएलवी डी3 के बारे में क्या है ये? एसएसएलवी का फुल फॉर्म स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। डी3 का मतलब कि तीसरी डिमॉन्स्ट्रेशन फ्लाइट है। डी3 का मतलब, डी3 जो है इसका मतलब है थर्ड, ये डिमॉन्स्ट्रेशन फ्लाइट है, थर्ड। इस उपग्रह को ईओएस का वजन जो लॉन्च किया गया है डी3 के द्वारा, उसका वजन 175.5 केजी है और यह अपने मिशन के लिए महत्वपूर्ण उन्नत और तकनीकों को अपने साथ ले गया है। एसएसएलवी अपनी तीव्र असेंबली क्षमता से खुद को अलग करता है, जिसमें अन्य रॉकेटों के लिए आवश्यक 45 दिनों की तुलना में 1 सप्ताह से भी कम समय लगता है और इसमें 500 किलोग्राम से कम वजन वाले छोटे उपग्रह को पृथ्वी की निम्न कक्षा में तैनात करने के लिए यूज किया जाता है एसएसएलवी डी3 का। जो रॉकेट 45 दिन के समय लगाते हैं जो जानकारी में, वो 1 सप्ताह से भी कम लगाएगा, इसीलिए इसका यूज़ किया जाता है। जो 500 किलोग्राम से कम वजन वाले जो उपग्रह हैं, उनको पृथ्वी की निम्न कक्षा में तैनात करने के लिए। इसके लाभ क्या-क्या हैं? लाभ हैं प्रक्षेपण, इससे प्रक्षेपण करने में लागत में कमी आती है। कई प्रकार के उपग्रह को लॉन्च किया जाता है, लॉन्च करने की क्षमता होती है, ज़रूरत पड़ने पर शीघ्र लॉन्च किया जा सकता है। और पृथ्वी और इसका जो मेन लाभ है, पृथ्वी की छवियाँ, महासागरों, पहाड़ों और पराबैंगनी विकिरण को मॉनिटरिंग करना, मापना, पर्यावरण की मॉनिटरिंग, आपदा प्रबंधन, भूकंप आदि प्राकृतिक आपदाओं का पता लगाया जा सकेगा ईओएस अर्थ ऑर्बिटर सैटेलाइट 08 के द्वारा। ये है, देख लीजिए, ईओएस 08 सैटेलाइट का ये पिक है जो इसरो ने अभी लॉन्च किया है सतीश धवन केंद्र से। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, डब्ल्यूएचओ ने अभी मंकी पॉक्स को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है। ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी क्या होता है? PHEIC अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घोषित किया है इसको। डब्ल्यूएचओ ने मंकी पॉक्स को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है। 2 साल में दूसरी बार है जब मंकी पॉक्स को दूसरी बार 2 साल में ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया गया है। यह निर्णय तब लिया गया जब स्वीडन में इसका पहला केस मिला और स्वीडन पहला गैर अफ्रीकी देश बना है। पहले तो पूरा अफ्रीका में फैला हुआ था, अब स्वीडन हो गया यूरोपियन कंट्रीज। तो वहाँ जब पहला केस मिला तब उसके बाद इसका निर्णय लिया गया। यह निर्णय यहाँ लिखा है अफ्रीकन कंट्रीज है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन ऑफ कॉन्गो और अफ्रीका के बाहर एमपॉक्स के बढ़ते हुए प्रकोप को देखने के बाद डब्ल्यूएचओ के द्वारा यह निर्णय लिया गया। एमपॉक्स का इतिहास क्या है? एमपॉक्स वायरस की पहचान पहली बार 1958 में हुई थी, जब रिसर्च के लिए रखे बंदरों में चेचक जैसी बीमारी का प्रकोप मिले थे। यह मूल रूप से मंकी पॉक्स का नाम दिया जाने लगा क्योंकि पहली बार बंदरों में ये देखा गया था। जैसे चेचक होते हैं, छोटे-छोटे दाने हो जाते हैं, वैसे बंदरों में देखा गया तो इसीलिए उसका नाम मंकी पॉक्स रख दिया गया। इस बीमारी का सोर्स अभी तक ज्ञात नहीं हुआ है। बस ये कहा जा रहा है कि बंदरों के द्वारा फैला हुआ था, बंदरों में पहली बार हुआ था। हालांकि माना जाता है कि सबसे पहले यह बंदरों में देखा गया था। एमपॉक्स का इंसानों में पहला संक्रमण 1970 में यही कांगो में ही देखा गया था और 2022 में एमपॉक्स दुनिया भर में फैल गया। इससे पहले अन्य स्थानों पर एमपॉक्स के मामले रेयर होते थे, कभी कभार मिल जाते थे, लेकिन कांगो में ये फैलता जा रहा है। यह वायरस फैलता जिससे है, यह वायरस आर्थ्रोपॉक्स वायरस जीनस की फैमिली है। ये इम्पोर्टेंट है ये चीज, आर्थ्रोपॉक्स वायरस, इसके द्वारा आर्थ्रोपॉक्स जीनस की जो फैमिली है उसके मेंबर द्वारा फैलता है ये मंकी पॉक्स, आर्थ्रोपॉक्स वायरस। ये स्मॉल पॉक्स जिसे हम चेचक कहते हैं उसके लिए भी ये जिम्मेदार है। ये जो फैमिली है इसके स्मॉल पॉक्स के लिए भी जिम्मेदार है और ये मंकी पॉक्स के लिए भी जिम्मेदार है।
ये फैलता है कैसे? ये संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने का, किसी को हुआ है अगर आप उसके संपर्क में आ रहे हैं तो आपको भी हो सकता है। ये जानवरों से इंसानों में भी फैल सकता है। ये चेचक के लिए इसका इलाज जो है, चेचक के लिए जो विकसित उपचार है, विशेष परिस्थितियों में कुछ देशों में एमपॉक्स के इलाज के लिए स्वीकृत कर दिया गया है। विशेष परिस्थितियों में जब इम्पोर्टेंट हो तो चेचक का जो उपचार जिससे चेचक का किया जाता है उसके ज़रिए एमपॉक्स का भी इलाज किया जा सकता है विशेष परिस्थितियों में। अब PHEIC के बारे में देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खतरे वाला सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल। अब इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन 2005 के अनुसार निम्न आधार पर किसी रोग को PHEIC घोषित किया जाता है: यदि रोग का प्रकोप असामान्य और अप्रत्याशित हो, अचानक आ जाए, बहुत ज़्यादा फैलने की संभावना हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैलने की संभावना हो, तो उस रोग के विरुद्ध तत्काल अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई करना आवश्यक हो, तब उसे PHEIC अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया जा सकता है, ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया जा सकता है। फिर 2009 के बाद होने वाले 7 रोगों को अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है WHO ने। मतलब 2009 के बाद 7 ऐसे रोग हुए हैं जिसको WHO ने घोषित किया है। अभी तो हम लोग पहले कोविड पढ़े थे, कोविड-19 जो महामारी थी, उसके बाद फिर स्टार्टिंग में पोलियो आया था, अभी फिर ये मंकी पॉक्स है, वैसे करके 7 बीमारी 2007 के बाद WHO ने ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है। ये है सिम्टम्स इसके: बुखार, खरोच जैसे निशान आ जाएंगे, त्वचा में लाल लाल चकत्ते हो जाएंगे, सूजन हो जाएगा निम्फ नोड्स में, ठंडी लगेगी, सर दर्द होगा, और यही सिम्टम्स है मंकी पॉक्स के। तो चलते हैं अपने नए टॉपिक की तरफ। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कैलिफोर्नियम, पटना के गोपालगंज में कैलिफोर्नियम युक्त एक संदिग्ध पैकेज जब्त किया गया है वहाँ की पुलिस के द्वारा। कैलिफोर्नियम क्या है? ये बहुत ही महंगा धातु होता है, बहुत रेडियो एक्टिव भी है। ये एक चांदी की तरह सफ़ेद चांदी के जैसा चमकने वाला तत्व है। यह चांदी के जैसा सफ़ेद सिंथेटिक का मतलब क्या होता है? सिंथेटिक का मतलब जिसको बनाया जाता है। इसको रेडियोधर्मी तत्व है। इसकी परमाणु संख्या 98 है। एग्जाम में पूछ सकता है कि कैलिफोर्नियम परमाणु संख्या क्या है, रेडियो एक्टिव है कि नहीं है। तो ये बहुत प्रबल रेडियो एक्टिव तत्व है और इसकी परमाणु संख्या 98 है। सिंथेटिक तत्व आवर्त सारणी के ऐसे तत्व होते हैं जिन्हें प्रयोगशाला में बनाया जाता है। सिंथेटिक का मतलब ही वही हुआ जिसको कृत्रिम रूप से बनाया जाए। सिंथेटिक का मतलब हुआ कृत्रिम रूप से बनाया जाए, जिसको प्रयोगशाला में निर्माण किया जाता है। कैलिफोर्नियम डिफरेंट और आवर्त 98 इसका परमाणु क्रमांक है। वर्ष 1950 में इसको बनाया पहली बार कब गया था? 1950 में स्टैनली थॉमसन, केनेथ स्ट्रीट सहित वैज्ञानिक की एक टीम ने स्टैनली थॉमसन और केनेथ स्ट्रीट कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में किए गए प्रयोग के दौरान इसे बनाया था। इसीलिए ये कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में बनाया गया, इसीलिए इसका नाम कैलिफोर्नियम रख दिया गया स्टैनली थॉमसन और केनेथ स्ट्रीट द्वारा। ये 2 वैज्ञानिकों का नाम इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। 1950 में पहली बार इसको बनाया गया स्टैनली थॉमसन और केनेथ स्ट्रीट के द्वारा। स्ट्रीट ये प्रबल न्यूट्रॉन, इसमें से न्यूट्रॉन उत्सर्जन होता है। ये अत्यधिक महंगा तत्व है। इसमें से कौन सा तत्व, इसमें से क्या निकलता है? न्यूट्रॉन उत्सर्जक होता है। ये है कैलिफोर्नियम। ये है चांदी के जैसा चमक रहा है, देख रहे होंगे आप डिस्प्ले पे। ये अत्यधिक चांदी के जैसा चमकता है और इसका उपयोग किस में किया जाता है? इसका उपयोग मेटल डिटेक्टर में किया जाता है। सोने चांदी के जो अयस्क होते हैं उन उसको पहचान करने में किया जाता है। परमाणु जो रिएक्टर होते हैं उनको स्टार्ट करने में किया जाता है। और इससे खतरा ये है कि इससे जो आनुवंशिक संरचना है उसको खतरा बहुत पहुंचता है, बहुत ज़्यादा खतरा पहुंचता है, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव तत्व है तो आनुवंशिक संरचना को प्रभावित करेगा ही और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। यह अत्यधिक महंगा तत्व होता है। इसके 50 ग्राम की वैल्यू लगभग 850 करोड़ होती है। अब सोच सकते हैं कितना महंगा तत्व होगा कैलिफोर्नियम और इसको बनाने में कितना खर्चा आता होगा प्रयोगशाला में।
मतलब अगर इसको 100 ग्राम अगर है तो 100 ग्राम का वैल्यू हो जाएगा आपका 1700 करोड़। 1700 करोड़ का 100 ग्राम होगा कैलिफोर्नियम। और अगर वही 1 किलो होगा तो 1 केजी का दाम होगा 17,000 करोड़। 17,000 करोड़ का 1 किलो, 50 ग्राम 850 करोड़ का। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वीरता पुरस्कार। वीरता पुरस्कार क्या है? अभी राष्ट्रपति ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों सीएपीएफ के जवानों के लिए 103 पुरस्कारों की मंजूरी दी है। माननीय राष्ट्रपति ने 103 पुरस्कारों की मंजूरी दी है। अब देख लेते हैं वीरता पुरस्कार क्या होते हैं। वीरता पुरस्कारों के बारे में इनका वरीयता क्रम क्या होता है। वरीयता क्रम इनका है परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र और शौर्य चक्र। ये इन पुरस्कारों की घोषणा वर्ष में 2 बार की जाती है, गणतंत्र दिवस के अवसर पर और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर। जो युद्धकालीन वीरता पुरस्कार दी जाती है इनमें है परमवीर, महावीर और वीर चक्र। ये युद्धकालीन वीरता के लिए दी जाती है और इनकी शुरुआत 1950 में की गई थी। जो वीरता के लिए दी जाती है उनकी शुरुआत 1950 में की गई थी और जो शांतिकालीन जो पुरस्कार दी जाती है उनकी घोषणा 1952 में की गई थी। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे अशोक चक्र क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 है। 1952 में शुरू गए थे। ये शांतिकालीन दिए जाने वाले पुरस्कार हैं। इनका नाम बदलकर 1967 में इसका नाम बदलकर अशोक चक्र क्लास 1 को अशोक चक्र हो गया, क्लास 2 को कीर्ति चक्र, क्लास 3 को शौर्य चक्र का नाम दिया। ये शांतिकालीन दिए जाने वाले पुरस्कार हैं। ये तीनों पुरस्कार महावीर चक्र, परमवीर चक्र और वीर चक्र यह युद्ध के लिए दिए जाते हैं। और ये जो अशोक ये शांतिकालीन के लिए दी जाती है। शांतिकालीन के लिए दी जाती है। ये चक्र है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अरबिंदो घोष। इनका जन्म 15 अगस्त 1882 को हुआ था और इनका देहांत हुआ था 5 दिसंबर 1950 को। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने स्पीच में श्री अरबिंदो की जयंती पर उनको श्रद्धांजलि दी। 15 अगस्त को 78वां इंडिपेंडेंस डे था, उन्हीं दिन इनका जयंती थी। तो प्रधानमंत्री ने इनको श्रद्धांजलि अर्पित की। इनका जन्म कोलकाता में हुआ था। वह भारतीय राष्ट्रवादी कवि और दार्शनिक योगी व्यक्ति थे। यह युवा क्लब अनुशीलन समिति के संस्थापक थे, एक थे उनमें से। यह अलीपुर बम केस 1908 और 1905 देख लीजिएगा इसको। अलीपुर बम केस में इनको गिरफ्तार किया गया था। इनका संबंध युगांतर, वंदे मातरम और कर्मयोगी जैसी पत्रिकाओं से था। उन्होंने 1926 में पांडिचेरी में श्री अरबिंदो नामक आश्रम की स्थापना की थी। इनकी लिखी पुस्तक द लाइफ डिवाइन, सावित्री, एसे ऑन गीता, द सिंथेसिस ऑफ योगा एंड द डिफेंस ऑफ इंडियन कल्चर आदि हैं। तो आज का हमारा करंट अफेयर समाप्त होता है। तो अगर आपको इस करंट अफेयर से आपके एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल लगा हो तो इस सेशन को इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए और इसको शेयर कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले दिन।